नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरपीसी एग्जाम्स पाठशाला में। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। लास्ट टॉपिक में अपन ने कंप्लीट किया था भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, मैं जो भी अभी ये जो भारतीय राज्य व्यवस्था की जो भी लेसन लेके आ रहा हूँ वो सारे लेसन एम लक्ष्मीकांत के छठे संस्करण पर आधारित है। यानी कि मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आपको पहले वीडियो देखना है, उसके बाद एम लक्ष्मीकांत सर की बुक्स में से उसको पढ़ना है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो आज का टॉपिक है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है, क्योंकि भारतीय संविधान की विशेषताएं किसी भी एग्जाम में कम या ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, और ये टॉपिक मुख्यतः आरएस एग्जाम के लिए है, और ये चैनल ही आपको पता है कि मुख्यतः आरएस एग्जाम को समर्पित है, तो उनको तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और उसके बाद लक्ष्मीकांत सर की बुक में से आपको ये बार बार पढ़ना है। कुछ चीज समझ में नहीं आए तो वीडियो से आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता देखते हैं, सबसे लंबा लिखित संविधान। ठीक है, अब संविधान को आप दो वर्गों में बांट सकते हो, एक तो लिखित और दूसरा होता है अलिखित। ठीक है, लिखित संविधान का सबसे बढ़िया उदाहरण है अमेरिका, जिसमें केवल 7 आर्टिकल्स है, ओनली 7। ओके, अलिखित में सबसे बढ़िया उदाहरण है ब्रिटेन का। ठीक है, उनका संविधान लिपिबद्ध किया हुआ ही नहीं है, वो केवल परंपराओं पर आधारित है। तो संविधान को दो वर्गों, लिखित जिसका उदाहरण अमेरिका एवं अलिखित जिसका उदाहरण ब्रिटेन में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, हमारे संविधान को लिपिबद्ध किया गया है। अब देखो, संविधान में मूल रूप का मतलब है जब संविधान लागू हुआ था ना 26 जनवरी 1950 को, तब इसमें क्या क्या कितनी प्रस्तावना क्या थी, अनुच्छेद कितने थे, भाग कितने थे, अनुसूचियां कितनी थी। आज वो बदल गई है। ठीक है, तो मूल रूप से इसमें एक प्रस्तावना, 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद और 1 से लेकर 22 तक भाग थे, और इसमें 1 से 8 अनुसूचियां भी थी। ठीक है, तो संविधान की पहली विशेषता आपको समझ में आ चुकी होगी कि संविधान दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, लिखित और अलिखित। और हमारा संविधान कैसा है, लिखित। और दूसरी बात क्या है, हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें क्या है, मूल रूप से एक प्रस्तावना, 1 से 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन आज संविधान संशोधनों के फलस्वरूप प्रस्तावना एक ही है, अनुच्छेद 450 से भी ज्यादा हो गए हैं, भाग 25 हो गए हैं और अनुसूचियां 12 हो गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरी स्लाइड। अब हमारा संविधान इतना बड़ा है, लेकिन इस संविधान के इतना बड़ा होने के पीछे कारण क्या है वो देखते हैं। तो संविधान के वृहद होने के पीछे कारण, जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान। अब आप लोग बोलोगे कि केंद्र और राज्य के लिए तो एक ही संविधान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अपन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो अमेरिका का केंद्र का संविधान है उसमें केवल 7 आर्टिकल है। उसके बाद उसके जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उन सब का अलग संविधान है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, इसीलिए संविधान इतना बड़ा है। और जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। आपको पता है कि अभी पीछे तक जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा था और वहां का अपना अलग संविधान होता था, लेकिन अभी वहां भी ऐसा नहीं है। ठीक है, वो भी सेंटर के अंडर में आ गए हैं। दूसरी विशेषता है शासन के मौलिक सिद्धांतों के साथ प्रशासनिक प्रावधानों का समावेश। अब विश्व के जो भी संविधान, लिखित संविधान है ना, जो छोटे संविधान है, उसमें क्या शासन के मौलिक सिद्धांत है खाली। जैसे अमेरिका के सिद्धांत में शासन के मौलिक सिद्धांत है, लेकिन हमारे क्या प्रशासनिक प्रावधानों का भी उल्लेख विस्तार पूर्वक किया गया है कि न्यायपालिका कैसे होगी, न्यायपालिका कितने स्तर पर होगी, न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति कौन करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई है, इसीलिए संविधान क्या है, लंबा है। तीसरा कारण है 1935 का अधिनियम। अभी आपको पता ही है, जब लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि हमारा संविधान का आधार क्या है, हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा कहां से लिया गया है। हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। ठीक है, और वो बहुत बड़ा था, तो उसी आधारभूत ढांचे को
चेंज करके हमने हमारा संविधान बनाया है, तो वो बहुत बड़ा था, तो सीधी सी बात है कि हमारा संविधान भी बहुत बड़ा है। ठीक है। चौथा है संविधान सभा में वकीलों का आधिक्य। अब देखो, संविधान सभा की जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसकी जो 8 कोर कमेटियां थी, उनके अध्यक्षों के नाम आपको पता होगा। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक्चुअली में जो भारत का पहला ड्राफ्ट बनाया था ना BN राव सर ने, ठीक है, वो भी बैरिस्टर थे। ये सारे बैरिस्टर थे। तो बैरिस्टर होने की वजह से, वकील होने की वजह से इन लोगों ने पूरी चीजें कानूनी विस्तार पूर्वक लिखी, इसलिए भी भारत का संविधान बड़ा है। पांचवी कारण है भारत का भौगोलिक विस्तार एवं विविधता। भारत एक बड़ा देश है, वहाँ की भौगोलिकताएं विभिन्न विभिन्न जगह विभिन्न विभिन्न भौगोलिक स्थितियां हैं, वहाँ की धर्म, संस्कृति और स्थानीय रहन सहन में बहुत फर्क है, इसलिए उन सब लोगों के लिए अलग अलग प्रावधान करना बहुत जरूरी था। ठीक है। तो इसलिए भी भारत का संविधान बहुत बड़ा है। तो ये अपन ने पढ़े संविधान के वृद्ध होने के पीछे कारण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। अब देखो दूसरी विशेषता क्या है भारतीय संविधान की, कि ये विभिन्न स्रोतों से निर्मित है। ठीक है, ये तो आपको पहले ही पता है अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो अब विभिन्न स्रोतों से निर्मित है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताओ देखे। पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी ना, कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गर्व है कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर का भाव ये है कि विश्व के अलग अलग देशों के संविधान के प्रावधानों को भारत के अनुरूप डालकर उनको हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक विशेषता है। अब जो विश्व के अलग अलग देशों से हमारे संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं, उनके मुख्य स्रोत कौन कौन है, तो वो देखते हैं। सबसे पहला स्रोत क्या है हमारे संविधान का? हमारे संविधान का सबसे पहला स्रोत है 1935 का अधिनियम। ये बात अपन कर चुके हैं। और 1935 के अधिनियम से संविधान में क्या लिया गया है? संविधान का ढांचागत हिस्सा। संविधान का ढांचागत हिस्सा किससे लिया गया है? 1935 के अधिनियम से। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है। अब ब्रिटेन से क्या लिया? अब देखो, ब्रिटेन का तो यहाँ शासन नहीं था, तो उन्होंने जो भी एक्ट लाए ना, वो अपनी वहां पर जो शासन व्यवस्था थी वैसे एक लेके आए। तो भारत में भी इवन स्वतंत्रता से पहले भी क्या होता था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, एक स्टेट गवर्नमेंट होती थी। और ये विशेषता किसकी है? संसदीय व्यवस्था की। तो सरकार की संसदीय व्यवस्था कहाँ है? ब्रिटेन से ली है। ये विशेषता कहां से? ब्रिटेन से। दूसरी, कानून का शासन। कानून का शासन को इन शॉर्ट में अगर बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि उस देश में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान होगा, यानी कि उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। वो किसी भी लॉ को तोड़ते हैं तो उनको समान सजा का प्रावधान होगा। इसका मतलब होता है कानून का शासन। तो ये भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। तीसरा है एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता क्या होती है? अब जो एकदम नया बंदा है वो सोचेगा ये एकल नागरिकता क्या होती है। तो इसको एक बात बताऊं आपको, जो अमेरिका है ना, वहां पे क्या होता है, जो सेंटर और स्टेट, कोई भी व्यक्ति अमेरिका का नागरिक होने के साथ साथ उस स्टेट का भी नागरिक होता है। वहां पर बहुत सारे भारत की तरह डिफरेंट स्टेट है। तो मान लो कोई एक स्टेट में रहता है तो वो उस स्टेट की भी नागरिकता उसको मिलेगी। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा रहने के लिए तो उसको नागरिकता चेंज करवानी पड़ती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप राजस्थान में रहो, आप बिहार में रहो, आप मध्य प्रदेश में रहो, चाहे आप हिमाचल में रहो, आप उस राज्य के नागरिक न होकर केवल भारत के नागरिक होते हैं। तो ये विशेषता भी कहां से ली हुई है? ब्रिटेन से। ठीक है, एकल नागरिकता है ब्रिटेन में भी। चौथा है रिट व्यवस्था। इसको अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। रिट 5 प्रकार की होती है और इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। इसको बाद में अपन इसका एक अलग ही वीडियो बनाएंगे। अब दूसरा जो स्रोत है वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिससे अपन ने संविधान की बहुत सारी विशेषताएं ली है। पहला है मूल अधिकार। इनको अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, ये मूल अधिकार संविधान के 3rd पार्ट में है। दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन। अब ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? देखो, अब मान लो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में संसद ने कोई अधिनियम पारित कर दिया, तो फिर उसको कानून बनने से रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा
खुद प्रयास करोगे तो आप एक काम करना, आप देखना कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 2014 में, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कारण क्या था? कारण दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये भारत के संविधान के मूल ढांचे को चेंज करता है। तो एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में पढ़ना, आपको न्यायिक पुनरावलोकन का पता चलेगा, और अपन भी आगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं, आगे आने वाले वीडियोस में। तीसरा है महाभियोग व्यवस्था। महाभियोग होता है भारत के राष्ट्रपति को हटाने और भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको हटाने की एक प्रक्रिया है। इसके बारे में भी अपन विस्तार पूर्वक आगे भी पढ़ेंगे। अभी हम इसको इतना याद रखो कि ये जो महाभियोग व्यवस्था है वो अपन ने ली है संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर चौथा है आयरलैंड से क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये संविधान के भाग 4 में है। इनको भी अपन पूरा टॉपिक के रूप में आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी इतना सा याद रखो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अपने कहाँ से लिए है? आयरलैंड से। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान है। ठीक है, तो इनसे भी अपन ने कुछ न कुछ लिया है। जैसे आपातकाल अपन ने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, आपातकाल का जो प्रावधान है ना, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इन सब ये जो नीति निर्देशक तत्व है, मूल अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन है, इनका पूरा टॉपिक है अपने आरएस के सिलेबस में। उन सबको अपन आगे अब देखते हैं आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, तो संविधान निर्माताओं ने देश की एकता, अखंडता एवं लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया, जो क्रमशः है। अब ये जो आपातकालीन प्रावधान है वो अपन ने साउथ अफ्रीका से लिए हैं। ठीक है, वो अपन ने देखा था पीछे। अब आपातकालीन जो प्रावधान है वो किस लिए बनाए गए हैं? सब देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ये कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इनको भी अपन आगे आने वाली वीडियोज में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी इसको बेसिकली देख लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, ये संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। दूसरा राष्ट्रपति शासन, ये संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। और तीसरा वित्तीय आपातकाल, जो संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। अब इनके बेसिक क्या है, ये कब लागू किए जाते हैं, इनको कैसे हटाया जा सकता है, या इनको लागू रहने की अवधि कितनी होती है। ठीक है, ये सब बातें जब अपन इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तब करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। त्रिस्तरीय सरकार। अब देखो, ये भी संविधान की एक विशेषता है। ये एक चीज मैं पहले बताऊंगा आपको, जो विश्व के किसी अन्य देश में नहीं है। त्रिस्तरीय सरकार है ना, विश्व के किसी और देश में है ही नहीं। ठीक है, इतनी बड़ी विशेषता है। तो देखते हैं क्या है। अब जो हमारा संविधान, मूल रूप से संविधान में दोहरी राज व्यवस्था, क्रमशः केंद्र एवं राज्य एवं उनके संगठन एवं शक्तियों का प्रावधान किया गया। यानी कि संविधान जब लागू हुआ था ना, तब संविधान में त्रिस्तरीय सरकार नहीं थी। यानी कि इंडिया में त्रिस्तरीय सरकार नहीं थी। कितने स्तर की थी? 2 स्तर की थी। कौन सी? केंद्र और राज्य स्तरीय। ठीक है, तो उनका उल्लेख संविधान में था। साथ ही उनके संगठन, यानी उनको कैसे केंद्र सरकार बनेगी और कैसे राज्य सरकार बनेगी और उनकी क्या शक्तियां थी, ये सब प्रावधान किए गए थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में एक तीसरे स्तर की राज व्यवस्था का गठन किया गया। तीसरे स्तर की राज व्यवस्था का गठन किया गया कब? 1992 में, जो विश्व के किसी अन्य देश में नहीं है। ठीक है, तो चलो अब एक बार इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं कि त्रिस्तरीय सरकार क्या है। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ये याद रखने वाली चीज है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें अमेंडमेंट में, यानी कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1992 में। संविधान में एक नया भाग कौन सा? 9(17) 9(17) एवं नई अनुसूची 11 जोड़ी गई। एक अनुसूची भी नहीं जोड़ दी गई, कौन सी? 11, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। इसका मतलब ये था कि ये जो चल तो पहले से ही रहा था, लेकिन इसको संवैधानिकरण कब किया गया? 1992 में। किस चीज का? पंचायती राज व्यवस्था का, जो क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। ठीक है, कौन सी अनुसूची बनाई गई इसके लिए? 11वीं। और संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? 9(17). इसी प्रकार
एक 74वां अमेंडमेंट हुआ, उसमें क्या किया गया, इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ही एक नया भाग 9A18 एवं नई अनुसूची 12 जोड़ी गई, जिसके द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। जो शहरों में स्थानीय शासन होता है ना, जैसे नगर पालिका होता है, नगर परिषद होता है, नगर निगम होता है, ठीक है, उनको संवैधानिक मान्यता कब मिली, 1992 में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, 74 में। उसके लिए कौन सा भाग जोड़ा गया, 9A18। अनुसूची कौन सी, अनुसूची 12 नंबर की। जबकि पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुसूची 11, संविधान का भाग 9A17 और 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखो, अपन ने थोड़ी देर पहले एक बात करी थी, क्या, कि जो एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का एक लॉ आया था 2014 में, उसको न्यायपालिका ने इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि वो क्या करता था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को छीनता था। ऐसा कहना था किसका, जो संविधान पीठ में बैठे थे ना, 5 जजों की पीठ थी, 4 ने इसके अगेंस्ट में वोट दिया था, एक ने इसके फेवर में वोट दिया था। इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को क्यों बर्खास्त किया गया न्यायपालिका द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को रोकता था। ऐसा किसका कहना है, उस पीठ में बैठे 5 में से 4 जजों का। ठीक है, तो अभी अपन ये पढ़ लेते हैं। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, यह केंद्रीय कानून के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। अब देखो, भारत में संविधान तो एक ही है, स्टेट का अलग नहीं है, तो ये क्या करता है, कानूनों को लागू करता है। कौन, स्वतंत्र न्यायपालिका। और एकीकृत ये जो न्यायपालिका ना, ये अब ये कितने स्टेजेस में है, देखो, सबसे ऊपर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट जिसको उच्च न्यायालय बोलते हैं, तीसरा क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट की अदालतें होती हैं, जिला अदालत, और उनके नीचे अन्य अधीनस्थ अदालतें। ये सब एक क्रम में है। ठीक है, कोई यहाँ पे किसी को सजा हो जाए तो यहाँ पे वो अपील कर सकता है, यहाँ पे भी सजा होता है तो यहाँ पे अपील कर सकता है, यहाँ पे सजा होता है यहाँ पे अपील कर सकता है। इस प्रकार ये एक लेवल है इनका ऊपर बढ़ता हुआ। ठीक है, और ये सब एक ही करता है, न कि अलग अलग है। ठीक है, जो अमेरिका है वहां पे ना स्टेट की जो लॉ लागू करता है उच्च न्यायालय, ठीक है, और वहां का सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सेंटर के लॉ लागू करता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, इंडिया में ये एकीकृत है, ये सब के सब सेंटर के लॉ को ही लागू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं जो निम्न है। अब ये जो न्यायपालिका स्वतंत्र रह पाएगी तभी तो अपना काम कर पाएगी ना, तभी को कानून को सही तरीके से लागू कर पाएगी और संविधान का जो ढांचा है उसको बनाए रखा पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, संविधान में कुछ प्रावधान किए गए। पहला क्या है, न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा। इसका मतलब ये है कि जो भी न्यायाधीश अपना काम कर रहा है ना, उसको हटाने के लिए पहली बात तो एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, महाभियोग द्वारा उसको हटाया जा सकता है। दूसरा, उसको 65 वर्ष की आयु से पहले हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ प्रावधान किए गए ताकि उनको स्वतंत्र रूप से न्याय करने की शक्ति मिले। दूसरा क्या है, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, यानी कि उनका वेतन, उनको जो सुविधाएं, सुख सुविधाएं, घर, आवास, नौकर चाकर दिए जाते हैं, उनमें कमी नहीं की जा सकती। ठीक है, तीसरा है, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, यानी कि जो भारत की संचित निधि है जिसमें सभी टैक्सेस वगैरह जो फंड आता है वो जमा होता है, उसमें से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन किया जाता है। चौथा है, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, यानी कि इनकी कोई आलोचना नहीं कर सकता संसद में बैठ के। ठीक है, तीसरा है पांचवा है, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, यानी भी कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज और ये बाकी के जज सेवानिवृत्ति के बाद अदालतों में किसी प्रकार का काम नहीं कर सकते। और अगर कोई अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, इसका मतलब ये है कि अगर न्यायालय कोई बात कहता है तो और कोई उसको मानता नहीं है तो उसको दंड भी दे सकता है। ये शक्ति भी किसमें है, न्यायालय में है। और लास्ट पॉइंट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, यानी कि जुडिशरी का कोई भी मेंबर है जो हमारी जो कार्यपालिका है उसका मेंबर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। एकात्मकता की झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अब भारत जो है ना उसमें
एकात्मकता का मतलब ये होता है कि सेंटर बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। और संघीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जो भी शक्तियां हैं उनको बांटा जाएगा सेंटर और स्टेट लेवल पे। लेकिन भारत में क्या है, सेंटर तो पावरफुल है, साथ में ही स्टेट को भी काफी शक्तियां हैं जो वो अपने क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एक विशेषता बन के आई है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। यद्यपि संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, या ध्यान से देखो, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि भारतीय संविधान संघीय है, ठीक है। पर इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है, यानी कि इसमें संघीय व्यवस्था ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन संघ के आम लक्षण है, लक्षण सारे हैं। जैसे दो सरकार, स्टेट और सेंटर में, जबकि सरकारें तो तीन है, कोई बात नहीं, और आप तीन सरकार भी बोल सकते हैं इसको। शक्तियों का विभाजन किया हुआ है बिल्कुल। जो सूचियां हैं, जो समवर्ती सूची, जो तो वो मतलब स्वतंत्रता से पहले से चली आ रही है कि केंद्र सूची है और समवर्ती सूची है और राज्य सूची है, ठीक है। तो शक्तियों का विभाजन इन सूचियों में साफ साफ किया गया है। लिखित संविधान है, अपन ने अभी पढ़ाई है। संविधान की सर्वोच्चता है, ये अपन ने देखा ही है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी अपन ने देखा है। ये सारे किसके लक्षण है, संघ के लक्षण है, वो सभी हमारे संविधान में है। अब दूसरा, इसके कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, इसके अलग क्या है, फिर भी संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता एवं गैर संघीय लक्षण विद्यमान है। एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण कौन से हैं, एक सशक्त केंद्र, यानी कि अगर देखो, अपन ने देखा ना अभी आपातकाल, तो उसमें एक अपन ने देखा था राष्ट्रपति शासन। अगर कोई भी स्टेट केंद्र के दिशा निर्देशों को पालन करने में असमर्थ होता है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक सशक्त केंद्र का ही उदाहरण है ना। फिर एक संविधान, सेंटर और स्टेट के लिए क्या है, एक संविधान है, ये भी गैर संघीय लक्षण है। फिर एकल नागरिकता है, इसकी बात भी अपन ने करी। संविधान लचीला है, ठीक है, अपना संविधान क्या है, लचीला भी है और कठोर भी है, ठीक है। क्योंकि इसके जो नॉर्मल कानून है उसको तो सीधे सीधे संविधान, नॉर्मल कानून तो सीधे बनाए जा सकते हैं, और संविधान का जो मूल ढांचा है उसके अलावा भी संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। एकीकृत न्यायपालिका अपन ने देखा, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये आपको पता होगा और इसको अपन पढ़ने वाले भी हैं आगे। अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि जो IAS IPS वो IRS होते हैं, उनको भर्ती तो सेंटर करता है, लेकिन वो काम कहाँ करते हैं, स्टेट में। और आपातकालीन प्रावधान, ये सभी क्या है, गैर संघीय व्यवस्था के उदाहरण है। इस प्रकार भारत क्या है, देखो, एकात्मकता की ओर झुका हुआ लेकिन संघीय व्यवस्था यहाँ पर है। ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो आगे देखते हैं कि अब देखो, इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, जिसके दो अभिप्राय हैं। अब देखो, अपन ने बात करी कि संविधान में भारत को कभी भी संघीय नहीं बोला गया है, लेकिन क्या बोला गया है, अनुच्छेद 1 में बोला गया है भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। जबकि अमेरिका लिखता है फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब ये यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या फर्क है, देखो वो देखते हैं। अब इसके दो अभिप्राय है, देखो, यूनियन ऑफ स्टेट के, भारत राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अपन ने देखा था कि संविधान जो निर्मात्री सभा थी उसमें किसी प्रकार का समझौता थोड़ी हुआ था इंडिया में, जबकि अमेरिका में समझौते के तहत वो सब मिलकर एक उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था, अलग अलग स्टेट थे और उनकी जो विधायिका थी, उन सब लोगों ने मिलकर भारतीय संविधान बनाया, ठीक है। और फिर एक भारत को राज्यों का संघ भी बना दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। अब समझौते का निष्कर्ष नहीं है तो दूसरी लाइन अपने आप अप्लाई हो जाती है, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो इसको थोड़ा अलग से आप अपने आप विस्तार पूर्वक पढ़ना कि फेडरेशन और यूनियन में क्या फर्क है, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया। अब देखो, सरकार का संसदीय रूप है भारत में, ठीक है। और दूसरी बात बोली गई है कि भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया है,
ठीक है। अभी संसदीय तंत्र क्या होता है वो देखते हैं। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। देखो आपको पता होगा कि हमारे जो ये प्राइम मिनिस्टर और जो भी मंत्री होते हैं ये सब किसके पार्ट होते हैं, विधायिका के भी पार्ट होते हैं, यानी कि विधायिका की बैठकों में भाग लेते हैं, कानून निर्माण में भाग लेते हैं और उनको लागू करने में भी भाग लेते हैं। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में ये नहीं होता। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो विधायिका का पार्ट नहीं होता, विधायिका दूसरी होती है, वो केवल लागू, वो कानून विधायिका बनाती है जबकि लागू कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ये होता है कि जो विधायिका है वो उसी से कार्यपालक चुने जाते हैं, उसी से कैबिनेट चुना जाता है, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। भारत में संसदीय व्यवस्था है और वो क्या करती है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन सिद्धांत पर आधारित है। अभी हम मैंने बताया ना आपको, वहां का जो कार्यपालक है और विधायिका अलग अलग होती हैं, ठीक है। विधायिका का कोई भी सदस्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता है, उनकी शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है कि एक तो लागू करेगा, एक कानून बनाएगा। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है ना, वो ब्रिटेन वगैरह एकदम उनके जैसे नहीं है, उसकी कुछ अलग विशेषताएं हैं, वो अपन देखते हैं। वास्तविक एवं नामांतर के कार्यपालकों की उपस्थिति। देखो भारत का वैसे तो राज्य का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी आदमी पावर होती है कि असल में नहीं होती। तो वास्तविक कार्यपालक तो है प्रधानमंत्री और नाममात्र का कार्यपालक कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है। ये भारत की संसदीय व्यवस्था का एक विशेषता है। बहुमत वाले दल की सत्ता, भारत में जिस जिस दल को बहुमत मिलता है उसी की सत्ता आती है। वर्तमान में बीजेपी है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। अब देखो विधायिका जो है लोकसभा राज्यसभा उसके उसकी उस उसके प्रति जवाबदेह कौन होती है, कार्यपालिका, यानी कि कैबिनेट के जो भी मंत्रीगण हैं, मंत्रिपरिषद के जो भी समूह है ना, वो सब कार्यपालिका के प्रति संयुक्त रूप से जवाबदेह होते हैं, ठीक है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता बिल्कुल होते हैं। अब जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं वो विधायिका के भी सदस्य हैं और हमारे रक्षा मंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व है, ठीक है। तो स्टेट में है तो मुख्यमंत्री नेतृत्व करता है और सेंटर में प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है अपनी पार्टी का। निचले सदन का विघटन, प्रत्येक 5 साल बाद निचले सदन का विघटन होता है, ये भी एक विशेषता है किसकी, भारतीय संसदीय व्यवस्था की। अब देखो क्या है, हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली अधिकांशतः ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है ना, अधिकांशतः किस पर आधारित है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर। फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है, वो देखते हैं। वो मूलभूत अंतर क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये समझने वाली बात है। ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखो इसके लिए आपको थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रिटेन की संसद ने कोई लॉ पास कर दिया ना एक बार, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, वो कानून बनकर ही रहेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान संसद पहले ही पढ़ रहे हैं, सॉरी, ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, ठीक है। तो ब्रिटिश संसद ने जो कानून बना दिया वो बन के रहेगा, लेकिन भारतीय संसद के तरफ से ऐसा नहीं है। अभी अभी जो इस वीडियो में अपन ने 2-3 बार बात कर ली, एनजेएसी की बात करो, अभी ताजा वही है। एनजेएसी पास किया किसने, संसद ने, लेकिन न्यायपालिका ने उसको हटा दिया, यानी कि सुपरमेशी नहीं है अपनी जो संसद है ना उसकी सुपरमेशी नहीं है, ठीक है। जबकि इसके उल्टा, इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है। ब्रिटेन में आपको पता है अभी भी राजशाही की तरह जो मुखिया है वो प्रिंस होता है या क्राउन प्रिंसेस होती है ना, वो होता है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है, ठीक है। अब देखो मूल अधिकार, इनका भी एक अलग से पूरा टॉपिक अपने आरएस के सिलेबस में है, ठीक है। तो उसको अपन एक साथ पढ़ेंगे, एक बार अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार है 6 मौलिक अधिकार, मूल रूप से हैं 6 मौलिक अधिकार, अभी बढ़ गए हैं वो। तो ये कौन से हैं, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। इसको याद रखना, वीडियो में आगे भी बात करेंगे इसकी अपन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28।
सॉरी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, इन मूल अधिकारों को विस्तार पूर्वक अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। ये पूरे सिलेबस में इनका पूरा अलग से टॉपिक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, अब ये नीति निर्देशक सिद्धांत की बात कर लेते हैं। ये संविधान के चौथे भाग में किया गया। इनका उल्लेख कहाँ किया गया? चौथे भाग में। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है आपको। इनको भी अपन विस्तार पूर्वक आगे अपना अलग से टॉपिक है, पूरा विस्तार पूर्वक वहां पढ़ेंगे। अभी इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। इनका उद्देश्य है भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, उनका उद्देश्य क्या है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य हो, जनता का कल्याण करे। ठीक है, हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। कानूनी रूप से लागू करने का मतलब ये है कि मूल अधिकार का स्वतंत्रता, समानता या आपके साथ शोषण होता है या आपकी धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है ना, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। लेकिन अगर कोई स्टेट नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करे तो आप कोर्ट में उसका कोई मतलब नहीं है, आप वहां जाके उसकी शिकायतें नहीं कर सकते। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। यानी कि ये कानूनी रूप से लागू किए नहीं जा सकते, लेकिन इनको मानना जिम्मेदारी है किसकी? विधायिका की, कि इसके अनुरूप कोई भी कानून बने तो राज्य के कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को लेकर बने। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। मौलिक कर्तव्य। अभी जो मूल कर्तव्य है ना, ये मूल संविधान में थे ही नहीं। इनको कब जोड़ा गया? आप अपन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना इंदिरा गांधी के समय 1976 में, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी बात अपन आगे वीडियोस में बहुत बार करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इनको जोड़ा गया था बाद में। कब जोड़ा गया था देखते हैं। ये मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, यानी कि एक समिति थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति, उसने सिफारिश की थी। सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था। ठीक है, तो अभी आपको जानकर ये हैरानी होगी, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें हमारे संविधान की प्रियम्बल में दो शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर, यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये जोड़े गए थे। और अभी उनको हटाने के लिए दो लोगों ने, एक तो राज्यसभा सदस्य है, एक कोई लॉयर है, उन्होंने केंद्र सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि इन दोनों को वापस हटाया जाए, और उनकी सुनवाई होनी है 29 अप्रैल 2024 को। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड होने के लगभग 2 महीने बाद था, तो आपको याद रखना है उसका क्या निर्णय आएगा। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ लेते हैं इसको। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा, यानी कि जो मूल कर्तव्य जोड़े कब? 1976 में। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट में? 42 में। ठीक है, और उसके बाद 2002 में एक संविधान संशोधन और हुआ, उसको बोला गया 86वां संविधान संशोधन में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 4A जोड़ा गया, यानी कि जो मूल कर्तव्य है ना, वो भी संविधान के चौथे भाग में है। कौन से? 4A में, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A या 51 है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 29 अप्रैल डेट याद रखना, उस दिन सुनवाई होगी कि भारतीय संविधान की प्रियम्बल में से सोशलिस्ट और सेक्युलर, यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया जाए या नहीं। चलिए देखते हैं आगे। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का, किसके? ये जो है ना मूल कर्तव्य, मूल अधिकार आपके पास है तो आपके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो इसके तहत प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा। किसके तहत? मूल कर्तव्यों के तहत कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें,
राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करे आदि। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह इन्हें भी कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। चलिए देखते हैं आगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखो अभी अपन बात कर रहे थे ना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संविधान की विशेषता। अगर 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इसके विरुद्ध फैसला दे दिया और उन दोनों की बात मान ली कि प्रियम्बल से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाए, तो भारत की संविधान की ये जो विशेषता है ना फिर भी नहीं हटेगी, क्योंकि और भी बहुत सारी जगह इसका उल्लेख है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। भारत का संविधान भारत के धर्म के तौर पर किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता, यानी कि भारत का जो संविधान या जो सबसे सुप्रीम कानून है उसमें भारत के धर्म के तौर पर किसी को मान्यता नहीं दी है। जैसे भारत का झंडा है, भारत का राष्ट्रीय गान है, भारत का राष्ट्रीय गीत है, लेकिन भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। इस प्रकार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करते हैं, यानी कि संविधान में प्रियम्बल के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। क्या है, पहला देखते हैं। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, है ना, अभी बात की थी अपन ने, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये तो जुड़ा होगा नहीं होगा ये तो भविष्य पे निर्भर करता है, उस सुनवाई पे निर्भर करता है। और भी कुछ है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की, जो हमारी प्रस्तावना ना उसका भी एक अलग से टॉपिक है अपने आरएस के सिलेबस में, तो वो भी पढ़ेंगे अपन। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है, यानी कि प्रस्तावना में ऐसा लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता उस नागरिक को है। वो चाहे जो धर्म अपना सकता है, अपनी इच्छा अनुसार पूजा पाठ कर सकता है, उसमें विश्वास कर सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। वैसे तो अपन ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आगे मूल अधिकारों में आने वाले हैं अनुच्छेद 14, 15, 16 से लेकर 30 तक, 31 तक, तो वहां भी पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अब इससे दो निहितार्थ निकलते हैं, यानी कि कानून का शासन, पहली बात तो अपन ने बात की थी ना, कानून का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से, देखा था ना वीडियो में शुरू में। और दूसरी ये है कि इसमें धर्म के तौर पर कानून लागू नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष सभी धार्मिक धर्मावलंबी एक समान होंगे, धर्म के अनुसार उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। दूसरा है अनुच्छेद 15, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। प्रियम्बल से वो शब्द हटा भी देना तो भी भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य ही रहेगा, क्योंकि अनुच्छेद 15 क्या है? मूल अधिकार। अनुच्छेद 15 क्या है? मूल अधिकार में है। तो धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 ये कहता है कि धर्म के अनुसार सेवाओं के अवसर नहीं दिए जाएंगे, सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार भी धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित होता है भारत। आगे अनुच्छेद 25 क्या कहता है? हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उनके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। तो ये भी भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है, यानी कि कोई भी धार्मिक समूह है, ठीक है, या उसका कोई पंथ है, तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन, यानी कि उसके लिए सत्संग, पूजा पाठ, मंदिर का निर्माण, कोई भी आयोजन करने का अधिकार उस धर्म के समूह को या उसके किसी हिस्से को है। इस प्रकार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। फिर आता है अनुच्छेद 27, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई आदमी अपने धर्म का प्रचार करता है तो उससे सरकार पैसे नहीं ले सकती कर के रूप में। ठीक है, ये कौन कहता है? अनुच्छेद 27। ठीक है, अपन ने अभी देखा था ना मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, ये उसी के अंतर्गत है, 25, 26, 27, 28।
अनुच्छेद 28 क्या कहता है? किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। यानी कि सरकार ने अगर कोई स्कूल खोला है, कोई भी शैक्षिक संस्थान खोला है, कोई कॉलेज खोला है, तो उसमें धार्मिक निर्देश नहीं दिए जा सकते। ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 29, नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। और फिर आता है अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और संचालित करने का अधिकार है। जैसे मदरसे चलते हैं ना इंडिया में, वैसे ही अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। इस प्रकार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए देखते हैं आगे। अनुच्छेद 44, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। अभी थोड़े दिन पहले ही समान नागरिक संहिता लागू की गई है। कहाँ पे? उत्तराखंड में, है ना। तो ये अनुच्छेद 44 कहता भी है और स्टेट इसका पालन भी कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा ताजा उदाहरण क्या है? उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता अभी लागू की है, फरवरी में ही। ठीक है। तो राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। यानी कि जो कानून है ना, वो सबके लिए एक होंगे, उनके धर्म के अनुसार कानून नहीं होंगे, कानून एक ही होंगे और सब धर्मों को उनका पालन करना पड़ेगा, सब धर्मों के धर्मावलंबियों को। ठीक है। चाहे विवाह हो, वो चाहे डाइवोर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो चलिए देखते हैं आगे। अब जो धर्मनिरपेक्षता की जो पश्चिमी, अब इसको पढ़ो एक बार थोड़ा ध्यान से। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी नकारात्मक अवधारणा की बजाय भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान आदर एवं रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। ठीक है। अब देखो, इसको थोड़ा आप अगर बुक में पढ़ोगे ध्यान से, तो नकारात्मक अवधारणा ये है कि जो यूरोपियन कंट्री से आए हुए हैं, ये सारे जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये रूल रेगुलेशन संविधान वगैरह, ये वहां पे सबसे पहले शुरू हुए थे। तो वहां पर एक ही धर्म था, क्रिश्चियन धर्म। लेकिन फिर भी उन लोगों ने क्या किया कि जो पॉलिटी है, जो राज व्यवस्था है, उसको धर्म से बिल्कुल अलग रखा। ठीक है। तो वो बोले कि चर्च के नियम कानूनों का पॉलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। तो उन्होंने धर्म की नकारात्मक अवधारणा को अपने संविधान में प्रस्तुत किया कि धर्म की कोई जगह नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में बोला गया कि भारतीय संविधान ने विधायिका में ब्रिटिश कालीन धर्म आधारित सकारात्मक पहलू को शामिल किया। इसका मतलब ये कि भारतीय संविधान में ऐसा बोला गया कि धर्म, ऐसा नहीं बोला गया कि कोई भी धर्म हमारे राज व्यवस्था में इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा बोला गया कि सभी धर्म एक समान है, सभी धर्म हमारी नजर में एक समान है और उनके धर्मावलंबियों को कानून का समान संरक्षण मिलेगा। ठीक है। तो भारतीय संविधान ने विधायिका में ब्रिटिश कालीन धर्म आधारित प्रतिनिधित्व को भी समाप्त कर दिया गया। आपन ने देखा था पिछले वीडियोस में, जब भारत में जो एक्ट आए थे उनमें पढ़ा था कि भारत में धर्म आधारित चुनाव भी होने लगे थे। सबसे पहले धर्म आधारित सीट किसके लिए रिजर्व की गई थी? मुस्लिमों के लिए। ठीक है ना। उसके बाद जैनों के लिए, उसके बाद सिखों के लिए भी अलग से सीट रिजर्व की गई थी, जो कि संविधान निर्माताओं ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए समाप्त कर दी थी। ठीक है। अब देखते हैं आगे। स्वतंत्र निकाय, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इनके बारे में अपन पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आगे टॉपिक्स में पूरा आई है ना, चुनाव आयोग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार, संघ लोक सेवा आयोग, ये पूरे के पूरे टॉपिक है अपने आरएस के सिलेबस में। तो इनको आगे अपन पूरा पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं ब्रीफ में, स्वतंत्र निकाय क्या थे। भारतीय संविधान विधायिका, कार्यपालिका, सरकार एवं न्यायालयों की स्थापना के अलावा लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। ठीक है। जो भारतीय संविधान है ना, उसने बताया विधायिका कैसे होगी, क्या काम करेगी, कार्यपालिका कैसे होगी, क्या काम करेगी, सरकार को कैसे बनाया जाएगा, उसका कार्यकाल कितना होगा, न्यायालयों को कैसे बनाया जाएगा, वो क्या काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया। क्या काम किया? स्वतंत्र निकायों की स्थापना करी, जो निम्न प्रकार है। कौन है? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। ये कौन है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार, कैग। और ये कौन है? संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे आरपीएस है ना, वैसे बीपीपीएससी होता है, यूपीपीएससी होता है, एचपीएससी होता है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन।
वैसे ही राज्य लोक सेवा आयोग को भी गठित किया गया है संविधान में। अब इन सबको तो अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। चुनाव आयोग, भारत का नियंत्रक एवं मालिकाकार संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग अपने सिलेबस में नहीं है तो इसको थोड़ा सा यहीं पढ़ लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु, अब राज्य लोक सेवा आयोग का क्या काम है? राज्य सेवाओं में भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना है। यानी कि स्टेट में जो सरकारी कर्मचारियों की भर्ती है वो कौन करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, और भी काम करेगा क्या? अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देगा। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाती है जिसपे उसपे सलाह कौन देगा? राज्यपाल को। कौन सलाह देगा? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग। अब इसकी सलाह को मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं होगा, वो चाहे तो इसको माने चाहे इसको न माने। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह बाध्यकारी नहीं होती, बस वो सलाह देगा। वो किस पे? प्रमोशन पे भी सलाह देता है, पदोन्नति पे भी सलाह देता है और अनुशासनात्मक कार्रवाई पे भी सलाह देता है, लेकिन राज्यपाल उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। अब इस सार्वभौम का मतलब होता है सब जगह या एक जैसा या सब जगह व्याप्त। इसको वयस्क का मतलब होता है एक जो उम्र होती है उसको पा लेने के बाद, एक निश्चित उम्र को पा लेने के बाद व्यक्ति को वयस्क बोला जाता है। मताधिकार यानी कि मतदान करने का अधिकार। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। कैसे? भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। यानी कि भारतीय संविधान ने एक प्रावधान ये किया कि राज्य विधानसभा यानी विधायकों के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव यानी कि सांसदों के चुनाव में कोई भी व्यक्ति, सारे व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो वयस्क है वो अपने मत का उपयोग करेगा। और वयस्क किसको मानना है? अपने संविधान जब लागू हुआ था तब की बात करें, 18 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क माना गया था ना। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता, संपदा आदि के आधार पर कोई भेदभाव किए मतदान करने का अधिकार होगा। ठीक है, यानी कि 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जिसका धर्म कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, लिंग कुछ भी हो, साक्षरता पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, उसके पास पैसे हो, जमीन जायदाद हो कि नहीं हो, उसको मतदान करने का अधिकार है। ये किसने दिया? भारतीय संविधान सभा ने संसद में लिखा है। ठीक है, आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, जिस स्विट्जरलैंड जो एक डेवलप्ड कंट्री है उसमें महिलाओं को मतदान करने का अधिकार 1975 में दिया, लेकिन अपने दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने 1950 में जब संविधान लागू हुआ था ना, तब भी अनपढ़, पढ़े लिखे, स्त्री, पुरुष सबको मतदान करने का अधिकार दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। वर्ष 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1988 में क्या आया? 67th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। उसमें क्या बोला गया? उन अधिनियम द्वारा 1989 में मतदान करने की उम्र 18 से 21 वर्ष कर दी गई। यानी कि जो वयस्क उम्र 18 वर्ष मानी जाती थी ना, वो 21 वर्ष कर दी गई। कब? 1989 में। किसके तहत? 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। चलिए देखते हैं आगे। सहकारी समितियां। अब देखो, सहकारी समितियां काम तो पंचायत, जैसे पंचायतों का संविधानीकरण कब किया गया? पंचायतों का संविधानीकरण किया गया 1996 में। ठीक है, लेकिन 1992 में। कब 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट में। और सहकारी समितियां पहले से काम कर रही थी, लेकिन इनका संविधानीकरण किया गया 2011 में। कब किया गया? 2011 में। अब पहली बात तो सहकारी समिति होती क्या है? ठीक है, तो सहकार का मतलब होता है एक साथ काम करना, और समिति का मतलब एक संगठन हो गया, है ना। तो कोई भी जो इकोनॉमिक की वीकर सेक्शन होते हैं ना सोसाइटी के, वो क्या करते हैं? एक ग्रुप बना लेते हैं।
ठीक है। और उस ग्रुप में वो पैसे इकट्ठे करते हैं और उन पैसों को जब भी एक दूसरे को जरूरत पड़ती है कोई चीज खरीदने के लिए तो वो एक दूसरे को देते हैं। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे कोई भी एक विभाग है, ठीक है। अब विभाग के कर्मचारियों से एक एक हजार, अब विभाग के कर्मचारियों से उस विभाग की एक समिति है, सहकारी समिति, उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 3,000 रुपए लिए जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी इस विभाग का कर्मचारी उस अपने विभाग की समिति का सदस्य बनना चाहेगा तो 3,000 रुपए देगा, उसके बाद 1,000 रुपए प्रति महीना देगा, ठीक है। ये काम हो गया। अब क्या हुआ, किसी भी विभाग के कर्मचारी को लोन लेने की आवश्यकता पड़ी तो वो क्या करेंगे, जो मान लो वहां पर 100 लोग हैं तो 100 लोगों के 3,000 रुपए कितने हो गए, 3 लाख रुपए, ठीक है। अब विभाग के कर्मचारी को 2 लाख रुपए का लोन लेने की जरूरत हुई तो वो क्या करेंगे, उसको 2 लाख का लोन दे देंगे, वो भी कम इंटरेस्ट पे, बैंक से कम इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो वो लोन लेके वापस धीरे धीरे उस, वो मान लो उससे 7% का इंटरेस्ट लेंगे तो उसको फायदा हुआ ना, बैंक से लोन लेने के बजाय। इस प्रकार एक सहकारी समिति उन्होंने गठित करी, ठीक है। तो वो किसके काम आई, उसी विभाग के कर्मचारियों के काम आए। उसमें पैसे किसने लगाए, सहकारी समिति के सदस्यों ने। तो एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है, वो अपने ही कल्याण के लिए पैसे इकट्ठे करके एक दूसरे के यूज में लेते हैं, उसको बोला जाता है सहकारी समिति। और इसको संविधानीकरण कब किया गया, 2011 में। तो देखते हैं इसको। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में इसने निम्न 3 परिवर्तन संविधान में किए। यानी कि आपको कोई पूछ ले कि सहकारी समितियों का संवैधानीकरण कब किया गया, 2011 में। कब, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 97 में। अब इसमें 3 परिवर्तन किए गए, ठीक है। संवैधानिक दर्जा तो दिया गया और 3 परिवर्तन किए गए। क्या थे, इसने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, यानी कि अनुच्छेद 19 में इसको शामिल कर लिया गया। फिर क्या हुआ, सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के लिए इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व 43 है जोड़ा, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में, चौथे में। इसने एक अधिकार में भी जोड़ दिया और नीति निर्देशक तत्व में भी जोड़ दिया। इसी के साथ इसने सहकारी समितियों शीर्षक से संविधान में एक नया भाग 9 भी जोड़ा। अब देखो, मूल अधिकार में जोड़ दिया, नीति निर्देशक तत्व में जोड़ दिया और एक भाग भी जोड़ दिया, क्या है, 9B। सहकारी समितियां इतनी इंपॉर्टेंट बना दी। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आरपीसी एग्जाम्स पाठशाला को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।